नमस्कार, सुस्वागतम। आपने जोड़ा है दूरदर्शन मध्य प्रदेश ट्यून इन किया है और साथ ही साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को हमारी पूरी हेलो दीदी की टीम की ओर से और दूरदर्शन परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल कामना यही है कि ये जो नव वर्ष है आपके भी जीवन में नए अवसर लेकर आए। आप सभी जो हैं वो स्वस्थ रहें और आपका जो जीवन है वो प्रसन्नता से भरा रहे। इसी के साथ ही अगर हम बात करें शिक्षा की, तो इस क्षेत्र में देखा जाए तो नया साल है और नए अवसर भी हमारे पास हैं। और साथ ही साथ उच्च शिक्षा में भी, क्योंकि जो बच्चे स्कूल से निकल के आते हैं, ऐसे में हायर एजुकेशन में वो अपनी शिक्षा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ अवसर होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इस विषय पर हमने अपने स्टूडियोज़ में इन्वाइट किया है बात करने के लिए प्रोफेसर भरत शरण सिंह जी को, जो कि अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग भोपाल से। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ दर्शकों, आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अनिल कोठारी का, जो कि महानिदेशक है मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल से। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, आज के जो विषय हैं आपको पता लग ही गए हैं, नव वर्ष और नए अवसर, साथ ही साथ राष्ट्रीय पुनरुत्थान में शिक्षकों की क्या भूमिका है। उच्च शिक्षा से भी संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755 266 0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 233 0040। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो जो भी प्रश्न है आपके मन में वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। सबसे पहले भरत शरण जी, आपसे ही हम जानना चाहेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है, निजी विश्वविद्यालय के बारे में, तो कैसे क्या काम किया जाता है, क्या कुछ आपके उद्देश्य हैं और आप इस क्षेत्र में क्या कार्य करते हैं? मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007 में की गई। इसका उद्देश्य यह था कि प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र में जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट करना, सुविधा उपलब्ध कराना, एक प्रकार से वन विंडो सिस्टम इस्टेब्लिश करना। जिनको भी इस क्षेत्र में काम करना है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय आदि स्थापित करना है जी, तो उनकी सभी एक्टिविटीज़ हमारे आयोग में पूर्ण होती हैं। और यह जो आयोग है एक ब्रिज है, यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी और मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं राजभवन दोनों के बीच का यह एक सेतु है जी। जो हमारे यहाँ से जो भी आवेदन आते हैं, कुछ बातें हम अपने स्तर पर पूर्ण कर देते हैं और कुछ बातों को हम ऊपर अपने रिकमेंडेशंस के साथ भेजते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 53 यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं और उनका अच्छा ग्रास इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन है। लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी प्राइवेट सेक्टर में विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और ये सभी प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, मेडिकल, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और भी जो ट्रेडिशनल कोर्सेस हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये जो विश्वविद्यालय हैं एकल और असंबद्ध प्रकार के हैं। ये एक ही कैंपस में संचालित होते हैं और आप कैंपस या मुख्य कैंपस के बाहर अपने स्टडी सेंटर या एफिलिएशन आदि नहीं दे सकते जी। तो जो तो इस प्रकार से GER में सकते हैं। निजी सेक्टर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन जी बिल्कुल। डॉक्टर अनिल कोठारी, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसको मैपकॉस के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये वाला नाम, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि किन उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना की गई। नमस्कार, आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं।
मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 1981 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के माध्यम से आगे ले जाना है। साथ ही छात्रों में नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करना और उनको रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। उनको स्टार्टअप के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में और अपस्किल्ड करते हुए उन्हें रोजगार और स्वरोजगार इससे जोड़ने की बात है। साथ ही मध्य प्रदेश शासन को जो भी आवश्यक वैज्ञानिक सलाह है किसी भी क्षेत्र में, वो मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। साथ ही हम नेचुरल रिसोर्सेज है, इनका किस तरीके से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ध्यान में रखते हुए उपयोग करें, इसके क्षेत्र में योजनाएं बनाना, डेटा एकत्रित करना, इसका भी हमारा काम है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या ट्राइबल की है, तो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए और उनकी जो एक वैज्ञानिकता है उसको बरकरार करते हुए किस तरह की योजनाएं बनाई जाएं, उसको लेके हम काम करते हैं। अन्य विविध क्षेत्रों में भी हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के माध्यम से हमारे बहुत सारे प्रकल्प हैं जो अलग अलग गतिविधियों को केंद्रित करते हुए चलाए जाते हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ ही भरत शरण सिंह जी, आपसे हम ये जानकारी लेते हैं कि अब अगर आपकी बात की जाए तो आपका जो संबंध होता है सिर्फ जो यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं उन्हीं से लेना देना रहता है, या फिर उसमें जो पढ़ रहे विद्यार्थी हैं उनकी भी मॉनिटरिंग की जाती है कि क्या उन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं कि नहीं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है? पूरा जी। क्या है कि मध्य प्रदेश में जो भी विश्वविद्यालय संचालित हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो MPPRC एक्ट से गवर्न है। और जो हमारा अधिनियम है उस अधिनियम में एक एक बारीकी को ध्यान में रख करके प्रवेश से लेकर के, परीक्षा से लेकर के और शुल्क समीक्षा से लेकर के, अनुशासन से लेकर के सभी चीज़ों को अधिकार देता है आयोग को कि हम इन टोटलिटी यानी समग्रता से ध्यान में रख करके विश्वविद्यालय को विनियमन करें, रेगुलेट करें। तो हम सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। जी हाँ दर्शकों, तो अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी यानी जो निजी विश्वविद्यालय होते हैं, अगर उससे संबंधित आपकी कोई भी समस्या जा रही है या फिर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, भले आप विद्यार्थी हो या फिर अगर आप कोई यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहे हो, कोई कॉलेज खोलना चाह रहे हो, इससे जुड़ी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा कार्यक्रम है वो सजीव फ़ोन इन चल ही रहा है, तो जो भी सवाल है वो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। मैप कॉस्ट के बारे में भी अगर हम बात करें डॉक्टर अनिल कोठारी जी, तो इसमें क्या कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं? मतलब ये जो रिसर्च का काम है, ट्रेनिंग का काम है, ये लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है? हमारे यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन है, उसमें हम हर तरीके का काम करते हैं। वो पर्यावरण से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड है, उसके द्वारा हम ये काम करते हैं। इसी तरीके से रूरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर है, जिसमें हम एग्रो और हर्बल वेस्ट हम रिसर्च और उसको प्रमोट करते हैं। साथ ही बेम्बू और लेदर, इस तरह के क्षेत्र में हम उन्हें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। इसी के साथ जैसे हमारा बायोटेक्नोलॉजी में एक रिसर्च सेंटर है, और हाल ही में हमने नीमच में एक इंक्यूबेशन सेंटर और बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना भारत सरकार की स्कीम के तहत 50 करोड़ की लागत से की हुई है। छात्रों के लिए हमारी एक अलग अलग स्कीम से उनको हम सेमिनार के लिए, उनके रिसर्च वर्क के लिए हम फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। उनको पेपर्स और रिसर्च के लिए बाहर जाना हो तो हम उनको एक ट्रेवल ग्रांट्स भी देते हैं। हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल से हम जुड़े हैं। तो साइंस के जो दिन हैं, नेशनल साइंस डे के अलावा नेशनल मैथमेटिक्स डे को प्रायोजित करना, उसको समारोह पूर्वक मनाना, और साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो इनोवेशन के काम हो, बच्चे के आइडिया को प्रोडक्ट तक ले जाने, उसे एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए हम उनको फंडिंग भी देते हैं और टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं। जी, तो दर्शकों, अगर आप भी मतलब कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहीं तक का सफ़र नहीं है, पूरी आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ व्यवसाय अगर आप अपना स्थापित करना चाहते हैं उसमें भी मदद की जाएगी। इसके साथ ही डॉक्टर प्रदीप साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम में फ़ोन कॉल पर भोपाल से। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अपना सवाल पूछें आप। हाँ, सबसे पहले तो ये MP दूरदर्शन परिवार के सभी सदस्यों को और अभी जो एक्सपर्ट हैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। से ये पूछना चाहता हूँ
कोठारी जी ये बताइए, आज का जो टाइटल है कि राष्ट्रीय पुनरुत्थान में शिक्षकों की भूमिका। शिक्षक अलग अलग स्तर के होते हैं। प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, मिडिल स्कूल के टीचर्स होते हैं, सेकेंडरी लेवल स्कूल के टीचर्स होते हैं, कॉलेज लेवल के टीचर्स होते हैं और यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर्स होते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना एक लेवल होता है। तो इन सब अलग अलग स्तर वाले टीचरों की अलग अलग भूमिका क्या हो सकती है राष्ट्रीय पुनरुत्थान में, बताइए प्लीज। जी, और साथ ही साथ भरत शरण सिंह जी से भी हम इसका उत्तर लेंगे, क्योंकि आप इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कोठारी जी, आपसे हम शुरुआत करते हैं कि मैप कोर्स में क्या कुछ रहता है, और उसके बाद फिर हम आएंगे भरत शरण जी के पास। जैसे कि आपने कहा कि स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, विश्वविद्यालय लेवल एवं अन्य विशिष्ट क्षेत्र में शिक्षक एक मुख्य भूमिका में होता है। वो एक कड़ी के रूप में कार्य करता है कि हम हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, छात्र है, उसको हम किस तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। तो आज ये एक परंपरा है, नई शिक्षा नीति भी कहती है कि हम विविध क्षेत्रों में अपने टीचर्स को ट्रेंड करें और छात्रों को ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाएं कि वो अपनी पसंद से और अपनी चॉइस के हिसाब से अपने आप को डेवलप करें, अपने कैरियर का निर्माण करें। तो हम शिक्षकों को आवश्यकता के हिसाब से हर स्तर पर ट्रेंड करके हमारे छात्रों को उनको कैरियर के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए आगे ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल। भरत शरण सिंह जी, आपसे भी इसका हम उत्तर लेना चाहेंगे। नहीं, बहुत बढ़िया प्रश्न आया है, राष्ट्रीय पुनरुत्थान में शिक्षकों की भूमिका। इसमें मुझे एक संदर्भ ध्यान में आ रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी कहा करते थे कि देश नदी और तालाबों से नहीं बनता, देश पर्वत और पहाड़ों से भी नहीं बनता, देश लाखों लोगों के जन्म लेने और मर जाने से भी नहीं बनता, देश बनता है हमारे युवाओं के प्रतिमानों से। इन युवाओं को कौन तैयार करता है, कौन ट्रांसफॉर्म करता है? तो स्वाभाविक है शिक्षक ट्रांसफॉर्म करता है, उनको शिक्षक बनाता है जी। और इसीलिए कहा जाता है कि यदि देश की भविष्य को जानना हो तो आप वहाँ उस समय की वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। तो यदि भविष्य का भारत कैसा हो, 2047 का भारत कैसा हो, तो स्वाभाविक है जो आज की शिक्षा नीति होगी और आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वह भारत केंद्रित है और भारतीय संस्कृति के जड़ों से पोषित है जी। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रांसफार्मिंग टीचर ट्रांसफार्म स्टूडेंट, ट्रांसफार्मिंग स्टूडेंट ट्रांसफार्म यूथ, ट्रांसफार्मिंग यूथ ट्रांसफार्म भारत इंडिया। और जब हम ट्रांसफार्म होंगे, बदलेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, तो हमारा युवा बदलेगा जी। और ये सब कुछ होगा तो भारत उन्नत कर 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं और इनका सवाल है डॉक्टर अनिल कोठारी से। कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। क्या आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? जी हाँ मिल रही। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्ते। आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद डॉक्टर कोठारी जी को, डॉक्टर सिंह साहब को। जैसा कि आपका विषय है नया साल नया अवसर, अत्यंत ही उचित विषय है। इसके अंतर्गत मैं डॉक्टर कोठारी जी से पूछना चाहूंगा कि इस नूतन वर्ष 2024 में मैपकॉस द्वारा प्रदेश के अनुसंधान एवं विकासीय गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु क्या कार्य योजना है? धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा कि अभी हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंक्यूबेशन सेंटर और बायोटेक्नोलॉजी पार्क, इसमें बहुत अधिक संख्या में हमारे रिसर्चर को, छात्रों को जो रोजगार और स्वरोजगार बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, हम उनको इसमें जोड़ेंगे। इसी तरीके से रूरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में हम जो रूरल क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के लिए और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम है उसमें हम जोड़ेंगे। हमने अपना एक इनोवेशन सेल और रिसर्च सेंटर स्थापित किया है जिसमें हम स्टार्टअप इनोवेशन और इंक्यूबेशन के लिए छात्रों के आइडिया को प्रोडक्ट तक ले जाना, उनको मार्केटिंग करना, उनको फैसिलिटेट करना, उनको पेटेंटिंग के लिए और उनको अपनी यूनिट स्थापित करने के लिए। इसी तरीके से हम रिसर्च के क्षेत्र में आगे जाना चाहता है एक स्टूडेंट, तो हम उसके क्षेत्र में उसको फंडिंग भी करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट भी करते हैं। अभी हम अगले माह ही फरवरी में यंग साइंटिस्ट कांग्रेस करने जा रहे हैं
जिसमें कि छात्रों के मन में जो रिसर्च का काम है और उनके द्वारा जो किए गए काम है, हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको अवार्ड भी देते हैं और उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि पूरे भारत में वो किसी भी बड़ी संस्था में एक 6 महीने की फेलोशिप, उसके लिए मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको फंडिंग भी करती है और उस संस्था से जोड़ने का काम भी करती है। स्किल बेस हम लोगों के बहुत एक नई टेक्नोलॉजी, हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात है, AR VR टेक्नोलॉजी की बात है, ब्लॉकचेन की बात है, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की बात है। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है जिनमें बहुत ह्यूज स्कोप है कि हम एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप के माध्यम से आगे ले जा सकें। इस क्षेत्र में एक्सपर्ट्स और संस्थाओं के साथ छात्रों को जोड़ना और उनको आगे ले जाना, ये हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें कोई भी छात्र और जो चाहता है कि हमसे जुड़ना वो जुड़ सकता है। जी बिल्कुल। इसी के साथ मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर कोठारी से? आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हम डॉक्टर अनिल कोठारी जी से जानना चाहते थे, अभी हमने पढ़ा था कुछ समय पहले कि भोपाल में साइंस सेंटर की स्थापना की गई है विज्ञान भवन में, तो उसका लाभ हमारे शिक्षक और विद्यार्थी किस तरह से ले सकते हैं और उसमें क्या नयापन है, तो उसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं। विज्ञान को लोकप्रिय करने का काम तो परिषद लगातार करती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने का, लेकिन आज के समय में ये बहुत आवश्यक है कि छात्रों को स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे उन्हें एक अप्लाइड साइंस की ओर ले जाए कि वो खुद करके देखें और विज्ञान को समझें। उसके लिए IIT गांधीनगर में उनका अपना एक क्रिएटिव लर्निंग सेंटर है, प्रोफेसर मनीष जैन चलाते हैं, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है वो। IIT इंदौर भी ये काम करती है। तो हमने IIT गांधीनगर और IIT इंदौर के साथ मिलकर एक क्रिएटिव लर्निंग सेंटर ऑफ मैपकॉस्ट हमने अभी बनाया है, और जिसमें प्रतिदिन छात्रों के लिए उनको स्टेम बेस्ड साइंस शो, साइंस वर्कशॉप, टीचर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की वो किस नवीन तकनीकों से साइंस को छात्रों के बीच में ले जा सकते हैं, और कॉमन सिटीजन्स के लिए साइंस हो, हम ये प्रतिदिन करते हैं। और उनकी फैकल्टी, उनके एक्सपर्ट, और इसके लिए एक हमने अच्छी लैब भी तैयार की है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि ये डू इट योर सेल्फ कंसेप्ट पे आधारित है कि आप खुद करके देखिए और उसके विज्ञान को समझिए। बिल्कुल। तो कई बार हमें ऐसा लगता है जो विज्ञान का क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी का है, हो सकता है बोरिंग हो, विशेष तौर पर बच्चों को ऐसा, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि कोई भी वर्ग का हो, बहुत सारी, अगर कोई कृषक भी है तो उसके लिए भी बहुत सारी जो नए अवसर हैं वो दिए जा रहे हैं। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही साथ अगर उसमें आप काम करना चाहते हैं तो उसमें भी पूरा सपोर्ट किया जाएगा। निजी विश्वविद्यालयों के बारे में भी हम जानकारी ले रहे हैं। अब आमतौर पर भरत शरण जी, देखा गया है लोगों की सोच होती है कि अगर सरकारी किसी हम महाविद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो ऐसे में जो फीस है वो कम लगेगी, जो निजी विश्वविद्यालय है उसमें बहुत ज़्यादा लगेगी, और हो सकता है एक बार हमने एडमिशन ले लिया और वो फीस आगे बढ़ती जाए। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? नहीं, आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। जब ये विषय आ जाता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और स्टेट इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन के लिए तो सरकार उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज डेवलप करती है, देती है, उसका प्रावधान है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं स्वयं अपने स्तर पर ही व्यय करना पड़ता है, चाहे टीचिंग स्टाफ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लैब हो, इक्विपमेंट्स हो, सब उनको स्वयं करना पड़ता है। तो स्वाभाविक है इनकी प्रतिपूर्ति छात्रों के शुल्क से ही की जाती है। तो ये विषय है कि स्टेट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फीस में काफ़ी अंतर रहता है, इसको हम नकार नहीं सकते। जी। और अगर कभी किसी के साथ ऐसी समस्या जा रही है कि एडमिशन के समय उसकी जो फीस थी आगे जाके वो बढ़ा दी गई है, तो ऐसे में क्या वो शिकायत कर सकता है इस चीज़ की? वैसे आयोग में ऐसी व्यवस्था रहती है कि हम उस शैक्षणिक सत्र के लिए शुल्क तय करते हैं, और जो शुल्क तय की जाती है उससे अधिक जो संस्थान है शुल्क नहीं ले सकते। और एक विषय जैसे शुल्क के कारण एडमिशन का विषय जो है, तो इस समय मध्य प्रदेश सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं, और ये योजनाएं
जो शासकीय संस्थाओं में भी लागू हैं और निजी विश्वविद्यालयों में भी लागू हैं। जी। और जो लाभ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में और अनेकों प्रकार की छात्रवृत्ति हैं, और चाहे मेधावी छात्रवृत्ति हो, मेरिटोरियस विद्यार्थी हो, और से जो कैटेगरी वाइज छात्रवृत्ति रहती है, बहुत एक हैंडसम अमाउंट जो भी संस्थाएं लेती हैं वो सरकार के द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। जी। तो अपन ये भी नहीं कह सकते कि यदि किसी विद्यार्थियों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहता है और उसकी आर्थिक स्थिति यदि कमज़ोर है तो भी शासन उनको सुविधा प्रदान करता है और बैंक से भी फाइनेंस की सुविधा रहती है। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुपाल सिंह जी, सवाल पूछने जा रहे हैं हमसे। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है डॉक्टर कोठारी से आपका? हाँ, मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था कोठारी साहब के लिए। हेलो जी जी बताइए। जी ये जो इनका एक जो साइंस फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो स्कीम मैपकॉस द्वारा चलाई जाती है वो काफी अच्छी है और काफी लोग उसका फायदा उठाते हैं। जी मेरा ये था कि इसमें क्योंकि आजकल मेन थ्रस्ट जो है वो बेसिकली रोजगार का है जी और मैपकॉस की वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है कि नेचुरली इस चीज को बढ़ाया जाए और बढ़ा भी रहे हैं। तो मैं ये चाहता था या मेरा एक सुझाव था कि कुछ चीजों पे कंसंट्रेट करने की ज्यादा जरूरत है, खासकर एग्रीकल्चर के फील्ड में, क्योंकि उसी में मैक्सिमम रोजगार हो सकते हैं। जी और जैसे कुछ चीजें जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज को बढ़ावा देना है, हर्बल फार्मिंग है, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर है, हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ये तो खुद यदि टीचर हैं। कौंसिल अपने इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन चीजों को भी और समावेशित करते हैं तो नेचुरली है कि बहुत सारे जो हमारे ग्रामीण युवक हैं या इवन शहरी युवक हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं और बहुत लोगों को इससे स्वरोजगार की संभावनाएं जनरेट हो सकती हैं। जी धन्यवाद। जी बहुत अच्छा सुझाव है आपका। और जैसा कि आपने कहा कि हम एक जो NGOs हैं जो समाज क्षेत्र में साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ काम कर रहे हैं, हम उनके साथ में काम करते हैं। वो स्किल डेवलपमेंट का काम हो, वो उन्हें अप स्किल्ड करके रोज़गार से जोड़ने का काम हो, और हम नई टेक्नोलॉजीज़ को भी हमने इंडक्ट किया। और जैसा आपने एग्रीकल्चर का कहा तो हम हर्बल तो करते ही हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री भी करते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर हमने अभी एक नया भारत सरकार के साथ और एक जर्मन गवर्नमेंट के साथ में टाई अप किया है कि कैसे वो फॉरेस्ट में रहते हुए भी या जंगल में फॉरेस्ट को भी लगाते हुए हम अपनी डबल इनकम कर सकते हैं। किसानों के लिए भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात हम एक जो हमारे समाज क्षेत्र के संस्थाएं हैं उनके साथ हम मिलके कर रहे हैं। और क्लस्टर डेवलपमेंट के रूप में भी हमने काम लिया है कि हम एक विशिष्ट तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपस्किल्ड करें, उनको एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस प्रोवाइड करते हुए उनका एक क्लस्टर डेवलप करें। तो हम लोग, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और हम कोशिश में भी हैं कि इसमें नई टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से भी हम किस तरीके से इस फील्ड में आगे जाएं। बिल्कुल। साथ ही साथ भरत शरण जी आपसे यही हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, अब इसके बाद अगर हम बात करें पढ़ाई करने के बाद, डिग्री लेने के बाद जॉब के अवसर की, तो ऐसे में क्या कैंपस प्लेसमेंट का भी कुछ आपने व्यवस्था करके रखी है कि कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं बच्चों के? हाँ होते हैं, कैंपस प्लेसमेंट होते हैं और सभी विश्वविद्यालयों में उन लोगों ने एक कैंपस के लिए एक नोडल अधिकारी अलग से नियुक्त करके रखा है। और ये नोडल अधिकारी बराबर पूरे भारतवर्ष के अंदर, भारतवर्ष के बाहर उनके पाठ्यक्रम के हिसाब से ये कहाँ इनका प्लेसमेंट इस्टेब्लिश हो सकता है उसकी चिंता करते हैं। और बराबर टीम आती है, उनका सिलेक्शन करती है। और मैं ये कहूँ कि कुछ संस्थाओं में 100% प्लेसमेंट है, कुछ संस्थाओं में 90% है। और हम इस वर्ष ही 60 लाख के पैकेज पर कुछ विद्यार्थियों का कैंपस हुआ है जी। ये हमको जानकारी में है। तो बराबर प्लेसमेंट की चिंता जी। कोई ऐसा विद्यार्थी जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है लेकिन कैंपस की व्यवस्था नहीं है, कैंपस प्लेसमेंट की, तो क्या वो आपकी मतलब आपसे संपर्क कर सकता है और कंप्लेन कर सकता है इस चीज़ की? नहीं, बराबर कंप्लेंट कर सकता है और कंप्लेंट करने की पूरी आज़ादी है, स्वतंत्रता है। CM हेल्पलाइन भी है
जी। और कई बार कुछ शिकायतें हमको प्राप्त भी होती हैं और यथासंभव उनका निराकरण करने का प्रयास भी किया जाता है। जी, तो हमारे जो दर्शक हैं जो निजी विश्वविद्यालयों में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स डिग्री ले रहे हैं, तो अगर उन्हें कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा नहीं मिल रही है तो आपसे संपर्क किया जा सकता है, मतलब किया जा सकता है। जी। इतना ज़रूर है कि अब कई प्रकार के कोर्सेज हैं। जी। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, कुछ नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग काउंसिल के कोर्सेज हैं। तो कुछ पाठ्यक्रमों में तो प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 100% अच्छा है जी। और कुछ पाठ्यक्रमों में कंपटीशन भी है। ऐसा भी नहीं है कि अब 50 में 50 लोगों का प्लेसमेंट हो जाएगा। अब उसमें टैलेंट के हिसाब से, टैलेंट पूल के हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन अवसर ज़रूर मिलता है उन्हें अवसर अपनी मिलता क्षमता है। दिखाने का। और जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ट्रेडिशनल BA, BSc, BCom, जी। तो इसके लिए तो उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में बैठना पड़ता है और उसमें यदि उनमें वो उसको मेरिट होल्ड करते हैं जी। तो स्वाभाविक है अवसर प्राप्त होगा। बिल्कुल। डॉक्टर कोठारी, आपसे यही अब जानकारी लेते हैं कि अगर आपके पास कोई आता है और वो आपसे जानकारी लेता है कि कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इन प्रोग्राम्स के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि कोर्स और डिग्री के बारे में, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। पहले उनका सवाल लेते हैं, उसके बाद मैं अपना सवाल आपसे पूछूंगी। अशोक जी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है। जी अशोक जी, अपना प्रश्न पूछें आप। नए वर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि सोलर प्लेट आ गई है, तो सोलर प्लेट के आने के साथ साथ और कौन कौन सी ऐसी नई वस्तुएं आ गई हैं, चीजें आ गई हैं जिससे कि लोगों को घर प्रकाश ना हो जाए। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब आप लोगों की कृपा से हुआ है। ये अभी और कुछ उन्नति हो रही है क्या? जैसे कि सोलर स्टोव आ गया है, ये कहाँ बनता है, ये भी बताइए जरा, ताकि हम लोग उसको खरीद सकें। जी बिल्कुल। तो आप इसके लिए हमारे यहाँ अलग अलग सेक्टर्स है, अलग अलग विभाग बने हुए हैं। हमारी आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, सबके नंबर्स है और एक बार आप रजिस्टर हो जाते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, तो आपकी जो भी जानकारी आपको चाहिए है वो हम उपलब्ध कराते हैं। इवन आपको हम कनेक्ट कराने की भी कोशिश करते हैं और ये भी सुझाव देते हैं कि इसमें क्या अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। तो आप हमसे जुड़िए, हम आपको आपकी जो आवश्यक जानकारी है तकनीक के क्षेत्र में वो हम उपलब्ध कराएंगे। जी, तो आपसे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसी वेबसाइट है, पहले वहाँ संपर्क करना पड़ेगा या फोन आप नंबर? हमारी वेबसाइट है mpcost.gov.in, उस पर आप देख सकते हैं, उसमें सब संपर्क नंबर दिए हुए हैं। उन संपर्क नंबर के माध्यम से आप जो, और कभी भी आप मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ सकते हैं और वहाँ पे आप सीधे पहुँच के और आप अपनी बात रख के और जुड़ भी सकते हैं। इसी तरीके से हमारे ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, यहाँ भी रीजनल सेंटर है, वहाँ भी आप, उनके भी एड्रेस दिए हुए हैं। आप वहाँ भी जाके अपनी बात, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं और से हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। इवन फ़ोन कॉल पे भी आप वहाँ से सीधे आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल, तो फ़ोन कॉल के द्वारा भी जानकारी ली जा सकती है। और फ़ोन कॉल पे ही हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश कुमार जी भोपाल से सवाल पूछने के लिए। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न है। जी राजेश जी, अपना सवाल पूछें आप। राजेश जी, क्या आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? बताइए क्या प्रश्न है आपका। लगता है राजेश जी तक हमारी आवाज़ या उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो सबसे पहले हम कोर्सेज के बारे में आपसे डॉक्टर कोठारी यही जानना चाहेंगे कि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो इसके लिए कुछ ऐसा है कि उसे कुछ मतलब फ़ीस देनी पड़ती है, या फिर आप किस प्रकार से अपने प्रोग्राम्स चलाते हैं, कितने दिनों के रहते हैं और कैसे इसमें एनरोल किया जाता है? हम हमारी वेबसाइट के माध्यम से हमारे जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं और जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उनमें जोड़ने के लिए हम, और हमारे जो फ्लैगशिप एक्टिविटी है, जैसे हमने यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का, इसी तरीके से मिशन एक्सलेंस एक स्कूली छात्रों के लिए, कि हम उन छात्रों को इंडस्ट्रीज तक, रिसर्च इंस्टीट्यूट तक और एक्सपर्ट तक ले जाते हैं। पूरे देश में हम भ्रमण कराते हैं, इनकी सूचना हम प्रसारित करते हैं। ऑनलाइन हम इसको रजिस्टर करते हैं, फिर उनको प्रोसेस करके हम उनको ऑनलाइन ही कम्युनिकेट करते हैं
और इस तरीके से हम सब छात्रों से जुड़ते हैं। रहा फीस का सवाल, तो हम मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी भी तरह की कोई फीस हम नहीं लेते हैं छात्रों से, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनको किसी भी हमारी फ्लैगशिप स्कीम से जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल। इसी के साथ हम ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानेंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं डॉक्टर वंदना राठौर जी भोपाल से। इनका सवाल हम पहले लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बताइए हमारे दोनों एक्सपर्ट से आपका क्या सवाल है? जी नमस्ते सभी को। मेरा आज के दिन का हैप्पी न्यू ईयर। और मैं यहाँ पे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरा क्वेश्चन कोठारी जी से है। पहला क्वेश्चन कि जैसे जो शिक्षक हैं वो अपनी रिसर्च वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, तो उस वर्क को पेटेंट करवाने के लिए और कॉपीराइट के लिए मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी किस तरह की सुविधाएं जो है वो फैकल्टीज को दे सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की? और वैसा ही क्वेश्चन मेरा भरत सर जी से है, उसी तरह का क्वेश्चन कि कोई ऐसे प्रोग्राम है लाइक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम या स्किल एनहांसमेंट के लिए, ताकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं वो अपने आप को या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को, स्किल्स को वो अपने आप को एनहांस कर सकें। तो इस तरह का क्या उनका प्रोग्राम है आने वाले समय में, या कुछ इस तरह की योजनाएं हैं तो वो हमें बता सकते हैं? जी धन्यवाद। जी नमस्कार। आपने जैसे पेटेंट के बारे में कहा, तो हमारे यहाँ एक पेटेंट फैसिलिटेशन सेंटर ही है, जिसमें हम ऑनलाइन माध्यम से, और हमने बहुत सारी संस्थाओं में भी पेटेंट केंद्र खोले हुए हैं। तो किसी भी स्टूडेंट का, रिसर्चर का या ग्रास रूट इनोवेटर्स का भी, जो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है लेकिन अपने ज्ञान से यदि उसने कोई इनोवेशन किया है, तो आपका जो रिसर्च आउटकम है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, उसको हम पेटेंट कराने और पेटेंट फाइल करा के उसको ग्रांट तक कराने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं। और इसमें जो भी खर्च आता है उसे पेटेंट कराने के लिए उसमें मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करती है। और हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप पूरी जानकारी हमारे पेटेंट सेंटर की और उनके समन्वयक की ले सकते हैं, या आके विजिट करके भी अपनी आप क्वेरी फुलफिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, अगर आपने भी कोई इनोवेशन किया है, कोई नई चीज़ बनाई है, उसे पेटेंट करवाना चाहते हैं और आपको लगता है इसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, तो इसके लिए अब आपको कहाँ संपर्क करना है? आपको मैप कॉस्ट जो है वहाँ पे करना है। इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। जी अपना सवाल पूछें आप। आपसे भी डॉक्टर रविशंकर बोल रहा हूँ भोपाल से। जी मेरा डॉक्टर कोठारी जी के लिए सवाल है। विज्ञान प्रौद्योगिकी का ऑफिस भोपाल में है, ऐसे ही अन्य जगहों पे मध्य प्रदेश में कोई योजना है क्या, और किस किस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, ये थोड़ा मैं विस्तार से जानना चाहूँगा। जी धन्यवाद। देखिए, हमारा जो मुख्य केंद्र है वो नेहरू नगर में, हम विज्ञान केंद्र, हमारा 11 एकड़ में संस्था है जो हमारा मुख्य केंद्र है। इसके अलावा हमारा रीजनल साइंस सेंटर हमारे ग्वालियर में, इंदौर में, जबलपुर में और उज्जैन में अभी हमारे कार्यरत हैं। हमारा डिविजनल प्लेसेस पे रीजनल साइंस सेंटर और डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे कम्युनिटी साइंस सेंटर खोलने का हमारा प्रावधान है। और हम बहुत शीघ्र ही पूरे, वैसे हमारी नेटवर्किंग पूरे जो रिसर्च संस्थाएं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनसे है, और हम सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत शीघ्र हम सारे डिविजनल प्लेसेस तक पहुंच जाएंगे। जी जी बिल्कुल। इसके साथ ही भरत शरण सिंह जी, क्योंकि न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है अगर उसकी हम बात करें, क्योंकि अब कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है तो लोग उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है, इसका क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है, तो इस पर हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो भारत में आई, तो पहले तो ये जान लेना चाहिए कि पहली बार यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के जनमानस को ध्यान में रख कर के, भारत जैसे राष्ट्र के प्रकृति को ध्यान में रख कर के बनाई गई है। और जो हमारी एक वाइब्रेंट डेमोग्राफी है 140 करोड़ की, वो भी कैसे कवर हो सकती है, उसके बारे में भी चिंतन किया गया है। अब जहाँ तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का प्रश्न है, तो आपको ध्यान में होगा कि भारतवर्ष में 3 स्टेट ही ऐसे हैं जो सबसे पहले, यदि ठीक है बारी बारी से हर स्टेट इसको लागू कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जो इस
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सर्वप्रथम लागू किया जी। और पिछले वर्ष से ही जो शासन स्तर पर काम अपेक्षित था, जैसे विश्वविद्यालयों में ऑर्डिनेंस तैयार करना, पाठ्यक्रम तैयार करना और लगभग 79 सब्जेक्ट पर पाठ्यक्रम तैयार हो जाना और उन पाठ्यक्रम के अनुसार लिटरेचर पब्लिश हो जाना, इस संबंध में भी मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी कुछ किया है जी। और जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल केंद्रित शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है, तो जैसे हमारे एक पूर्व में एक प्रश्न भी आया था, तो अपना भी प्रयास रहता है कि सभी विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर बने जी। और सभी विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन हैं और वहाँ स्टार्टअप जरूर अलग अलग संख्या इसके बारे में और सकते जानकारी भी हैं। हम आपसे लेंगे। हमारे साथ अभी एक कॉलर जुड़ गए हैं, अशोक जी ग्वालियर से। आपसे ही इनका सवाल है। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है। धन्यवाद मैडम। मेरा सबसे सवाल है कि जी। जो ये नई शिक्षा नीति है, इससे जो शिक्षित छात्र निकल रहा है, इनके लिए रोजगार के अवसर किस तरह से बढ़ेंगे? जी। अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारंभ हुई है, अब ये 3 साल 4 साल 5 वर्ष के बाद ये विद्यार्थी संस्थाओं से बाहर निकलेंगे, लेकिन अभी तो जैसे हमने पूर्व में ही बताया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, उसको ध्यान में रख करके कई प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं जी। और आपको ध्यान होगा मध्य प्रदेश में भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नाम से योजना भी चली है और मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार में एक MSME मंत्रालय काम करता है जी। जो एक बहुत बड़ा पैकेज ऐसे इस क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों को, युवा उद्यमियों को देता है। तो आवश्यकता उनके अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन करना, स्टार्टअप के माध्यम से उनको ट्रेंड करना जी। और ऐसा कुछ उनको समझाइश देना और ऐसा देने का प्रयास भी चल रहा है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमें नौकरी के कतारों में नहीं तो अपने पैरों में खड़े होना है और नौकरी मांगने वाले नहीं तो नौकरी देने वाले बनना है और लोकल के लिए वोकल बनिए। आप अपना स्वयं का स्टार्टअप इस्टेब्लिश करिए और उस स्टार्टअप में कुछ लोगों को डिप्लॉयमेंट करिए। ऐसे भारतवर्ष में 1 करोड़ यूनिट इस्टेब्लिश हो जाएंगी और एक यूनिट में 15 से 20 लोग डिप्लॉयमेंट प्राप्त करेंगे तो स्वाभाविक है आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे बढ़ जाएंगे। जब कोरोना आया था तो भारतवर्ष में PPE किट नहीं बनता था, हम इंपोर्ट करते थे। 3 महीने के अंदर हम आत्मनिर्भर ही नहीं हुए, 3 महीने के बाद हमने एक बहुत बड़ा व्यापार प्रारंभ कर दिया और एक्सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया जी। तो इस प्रकार से जो हमारा युवा जब एक संकल्प ले लेता है तो संकल्प से सिद्धि की ओर भी जाता है, परिणाम भी देता है। बिल्कुल। तो अब सिर्फ जो थ्योरी है उस पे ही फोकस नहीं किया जाता है, अब स्किल्स पर भी, कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें भी इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टोटल किया जाएगा। डॉक्टर कोठारी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके प्रोग्राम में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ऐसे में क्या विदेश में भी कुछ संभावनाएँ होती हैं या अवसर प्राप्त होते हैं उन लोगों को? हमारे यहाँ जो छात्र शोध के क्षेत्र में हैं और विदेश जाना चाहते हैं अपने पेपर को प्रेजेंट करने के लिए, अपने शोध से संबंधित कामों को आगे ले जाने के लिए, उसमें हम ट्रेवल ग्रांट के रूप में उनको सपोर्ट करते हैं। साथ ही उन्हें बाहर के देशों में कनेक्ट कराने में हम उनको सपोर्ट करते हैं। ये हमारी एक स्कीम है जी। अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा कोर्स या ट्रेनिंग, जैसा कि आपने बताया कि आप प्रोग्राम्स चलाते हैं कुछ दिनों के, तो कोई ऐसा प्रोग्राम जो आने वाला हो जिसमें हमारे जो दर्शक हैं वो एनरोल कर सके? हमने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, वो अलग अलग लोगों के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए भी है और कॉमन लोगों के लिए जिसमें कोई भी इसमें भाग ले सकता है जी। उसको डेवलप करने के लिए 4 वीक के प्रोग्राम हम चला रहे हैं। एक प्रोग्राम हम बहुत जल्दी शीघ्र ही शुरू करने वाले हैं। उसमें कोई भी जो स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे आना चाहता है वो उसमें भाग ले सकता है। उस 4 वीक में हम उसको विषय
सिलेक्शन से लेके कि किस क्षेत्र में वो आगे जाए, उसको उसकी पीपीआर बनाने तक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने तक, टेक्नोलॉजी उसको डेवलप कराने तक, प्रोक्यूर कराने तक, वो यूनिट लगाने तक। और जैसा आपने कहा कि भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की कौन सी फाइनेंस सपोर्ट स्कीम्स है, उनको बता के उसको कनेक्ट करने तक और उसको एक उस लोन सैंक्शन कराने या उस स्कीम का फ़ायदा दिलाने तक हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में करते हैं। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छी है और आउटकम बेस है। बिल्कुल। तो इसमें भी अगर आप चाहें तो एनरोल करवा सकते हैं। और जैसा कि आपको बताया गया है कि विभिन्न क्षेत्र हैं जिनके लिए आपके पास अवसर हैं, अपॉर्चुनिटी है। तो नया वर्ष है, इसमें आपके पास बहुत सारे अवसर हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ी डिग्री की है तभी आप एनरोल कर सकते हैं इन कोर्स में। आप एनरोल कीजिए। आपके कोर्स के एनरोल करने के बाद से जब तक आप सेटअप करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, आपका पूरा साथ दिया जाएगा, आपको पूरा गाइड भी किया जाएगा। भरत शरण सिंह जी, आपसे ये भी हम जानकारी लेते हैं क्योंकि हमारा जो भारत है वो विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में हमेशा से बहुत ज़्यादा समृद्ध रहा है और प्राचीन इसकी विरासत है एक हमारी। तो अगर आज के समय की हम बात करें तो कैसे ये रेलेवेंट है, किस प्रकार से इसे आगे लेके जाया जा रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी भारतीय ज्ञान परंपरा का विषय आया है। अपना ये प्रयास चल रहा है कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी सदग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, शतपथ, आरण्यक, इनमें जितना भी ज्ञान का विपुल भंडार है, इन चीज़ों को भी अध्ययन करें। और जो भी पाठ्यक्रम अपने विश्वविद्यालय में चलते हैं वो किसी प्रकार के पाठ्यक्रम हो, हर पाठ्यक्रम में, हर क्षेत्र में भारत का ज्ञान और विज्ञान है। तो प्रारंभ में 1-2 चैप्टर भारतीय ज्ञान क्या कहता है इसके बारे में। अब अर्थशास्त्र को लीजिए, वनस्पति शास्त्र को लीजिए, अर्थशास्त्र को लीजिए। अर्थशास्त्र में आप खूब लिखिए, खूब पढ़िए और तमाम दुनिया के ऐसे अर्थशास्त्रियों को लाइए, लेकिन चाणक्य को भी मत भूलिए। वनस्पति के बारे में पढ़िए, पर यहाँ के पराशर और ऐसे अनेक सदग्रंथ हैं जो वनस्पति के बारे में बताते हैं, उनको भी मत भूलिए। तो ऐसे साहित्य सृजन के समय भारतीय थ्योरी क्या कहती है उसका भी जिक्र करिए और इसके बाद फिर उसमें आप जैसा चाहते हैं वैसा भी लिखिए। अभी आपने एक बात कही, प्राचीन विरासत। भारत के पास एक प्राचीन यानी जो है एक बड़ी लेगेसी है प्राचीन विरासत की। अभी देखिए, हमने दुनिया को शून्य भारत ने दिया, पाई कमान भारत ने दिया, डेसिमल प्रणाली हमने दिया, वैदिक गणित भारत ने दिया, और तो और आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, वो भारत की ही देन है। ऐसे हर क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ ज़रूर समझना पड़ेगा, जो ब्रिटिश काल में ये बात इस्टेब्लिश की गई कि भारत में कुछ नहीं बनता था, भारत में सुई नहीं बनती थी, ये गलत नैरेटिव चला गया। और हमारा जो लिबरल इंटेलेक्चुअल है वह भी इसी बात को डिटो किया। हम कहते हैं आप दिल्ली के महरौली में चले जाइए, आयरन पिलर देखिए, लौह स्तंभ 1600 वर्षों से खड़ा है। आप खजुराहो चले जाइए, अजंता एलोरा की गुफाओं में चले जाइए, कोणार्क चले जाइए, ये क्या ब्रिटिश के आने के बाद बना है? ये सब हजारों वर्षों पूर्व बने हैं। तो क्या इनके पास ऐसा जब कोई औजार तो रहे होंगे, और फिर हमारी कालगणना हो, हमारा खगोल हो, हमारा ज्योतिष शास्त्र हो, सभी चीजें भारत की देन है। आज विश्व वैश्विक व्याप है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि अंग्रेजों के बाद ही यहाँ सुई बनना प्रारंभ हुई है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने दुनिया को दिया। ज्ञान विज्ञान कौशल के क्षेत्र में हमारा भारत हमेशा से ही आगे और समृद्ध रहा है। डॉक्टर कोठारी, ऐसे हमारे लोग जो हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके लिए क्या अवसर है आपसे जुड़ने का, ये तो हम आपसे जानेंगे ही। अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, विपिन जी। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बताइए भरत शरण सिंह जी से आपका क्या सवाल है? जी सर, मैम नमस्ते, विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। आपको सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी।
जी मैम, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये था कि जो नई शिक्षा नीति आई है, इसको लेके ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उनको क्या क्या इससे लाभ हो सकता है, और कौन कौन से विशेष चीजें हैं इसमें नई शिक्षा नीति में ऐड की गई हैं, ये जानना था मुझे। और दूसरा सवाल मैम मेरा ये था कि जो बच्चे शोध करते हैं और उस चीज में आगे निकल जाते हैं, तो क्या उन्हें इसरो जैसी संस्था में भी प्रैक्टिस करने का मौका मिल सकता है? जी भरत शरण जी, सबसे पहले आपसे जानते हैं। देखिए, जब ये चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ सफलतापूर्वक, तो आपको ध्यान में आया होगा कि मध्य प्रदेश के 3-4 ऐसे इंजीनियर थे जो वहाँ पहले से काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कोई हमारे और आपके बीच से गया होगा। आपने एक ग्रामीण क्षेत्र में पाठ्यक्रमों के बारे में बात कही, तो स्वाभाविक रूप से हमारे विश्वविद्यालयों में हमने भी प्रयास किया है कि डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज यानी 6 महीने से लेकर के साल भर के ऐसे कोर्सेज जो उस ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से उपयोगी हैं जी, उस क्षेत्र में क्या कच्चा यानी रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं किसकी उपलब्धता है, उसके अनुसार किस प्रकार से पाठ्यक्रम डिजाइन किए जा सकते हैं, ऐसे पाठ्यक्रम बनाए जाएं और छोटे छोटे पाठ्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए। और हमने पूर्व में ही कहा कि एक एक स्टार्टअप में 100 ऐसे पाठ्यक्रम हैं। जी, अभी एमएससी मंत्रालय ने 6000 प्रकार के पाठ्यक्रम बताया है कि ऐसे 6000 के पाठ्यक्रम हो सकते हैं जो छोटे छोटे व्यवसाय से जोड़े जा सकते हैं। उसमें सीजनल फ्रूट से लेकर के मिलेट्स से लेकर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर के फूड प्रोसेसिंग को लेकर के जी, तो ऐसा अपना प्रयास चल रहा है ताकि आप जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में कोई ना कोई फूड प्रोसेसिंग का काम इस्टेब्लिश कर सकें। मिलेट्स को आगे प्रमोट करिए, सीजनल फ्रूट्स हैं उनके आधार पर आप क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार वहीं आप कुछ न जी, कुछ हम जहाँ रहते हैं करिए। उसके आसपास का हमें ज्ञान भी होता है, तो अगर उसी में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत सारी है। बस अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, जागरूकता की, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्तियों तक पहुँचे और व्यक्ति उसका लाभ उठा पाए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर कोठारी, ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज में हमारे जो ऐसे दर्शक हैं जो कि आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं या फिर शोध से भी संबंधित, जैसा कि अभी एक सवाल भी था, तो इसके लिए क्या कुछ ऐसी ऑनलाइन सुविधा भी है जिसके थ्रू वो आपसे जुड़ सकते हैं? ऑनलाइन वो हमसे जुड़ सकते हैं, इसके बाद हम उनको कनेक्ट करते हैं या सहयोग करते हैं उनके काम करने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि रूरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर हमारा एक ग्रामीण क्षेत्रों में हम रोजगार, स्वरोजगार और कृषि आधारित, और इसके अलावा हमने एक बहुत प्रकल्प भी हाथ में लिया है कि इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम है, उसके आइडेंटिफिकेशन का, अपग्रेडेशन का और उसको कमर्शियलाइजेशन का, कि हम अपने परंपरागत जो ज्ञान कौशल है उसको हम कैसे यूज़ करते हुए अपने स्वरोजगार और रोजगार दोनों की अपॉर्चुनिटी डेवलप करें और अपने आप को स्थापित करें। तो मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में भी काम कर रही है। ऑनलाइन माध्यम से कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का हमसे जुड़ सकता है और सहयोग ले सकता है। बिल्कुल। भरत शरण सिंह जी, ऐसे व्यक्ति जो कि छोटे बच्चे हैं, अभी 12th पास की है और अब वो यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, तो ऐसे में क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनका उन्हें और उनके जो माता पिता हैं, परिवारजन हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए एडमिशन लेने से पहले? आज का यूथ बहुत ही ज़्यादा कैरियरिस्टिक है और यूथ जहां एडमिशन लेना चाहता है उसके पहले ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सर्च करता है। ये हम लोगों के भी संज्ञान में आता है कि जब विद्यार्थी स्वयं पूछता है कि फलाना विश्वविद्यालय नए से मूल्यांकन कराया है कि नहीं, जी, फलाने विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम चल रहे हैं और उसने ICAR से मूल्यांकन कराया है कि नहीं है, और वहाँ किस स्तर की फैकल्टी है। तो आज का यूथ काफ़ी वाइब्रेंट है और इस मामले में काफ़ी एडवांस जानकारी रखते हैं और गार्जियन भी काफ़ी सचेत रहते हैं। तो हमारा यूथ ऑनलाइन माध्यम से, गूगल के माध्यम से सब कुछ पहले से जान लेता है, इसके बाद फिर वो एडमिशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। स्टाफ के बारे में, स्टाफ की इंडिविजुअल प्रोफाइल भी देखता है जी, और कई बार प्रवेश लेने के पहले
वहाँ स्टाफ मेंबर के कुछ नाम भी पूछे जाते हैं, तो वो उनका किस प्रकार से परफॉर्मेंस है। जी, तो जागरूक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है आज का व्यक्ति यूथ का। हमारा जागरूक है, बिल्कुल। जान करके ही निर्णय लेता है। जी डॉक्टर कोठारी, जैसा कि आपने बताया प्राकृतिक क्षेत्र में भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस पे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं आपके द्वारा, तो इनके बारे में अगर कौन इससे जुड़ सकता है जो इस क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रहा है, जिनके पास उस कोर्स की डिग्री है, क्या वही जुड़ सकते हैं या दूसरे लोग भी आके काम कर सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं, तो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से हम पूरे चाहे सरफेस वाटर हो, ग्राउंड लेवल वाटर हो, इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, फॉरेस्ट के क्षेत्र में हो, हम सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और इसमें बहुत अधिक संख्या में यूथ की आवश्यकता है, क्योंकि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन के माध्यम से हम शासन को जो भी आवश्यक डेटा है योजना बनाने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो प्रोवाइड कराते हैं। आज कोई भी योजना रिमोट सेंसिंग के बगैर पूरी नहीं होती है। ड्रोन का इस क्षेत्र में AR VR का और नई टेक्नोलॉजीज का बहुत उपयोग है। बहुत अधिक संख्या में आवश्यकता रहेगी यूथ की इस रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से विविध क्षेत्रों में जो कार्य हो रहे हैं उसमें कार्य करने के लिए वो इसमें जुड़कर, इसमें ट्रेनिंग लेकर और रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है इस क्षेत्र में वो जुड़ के अपना कैरियर बना सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ भरत शरण सिंह जी, आपसे भी हम अपने दर्शकों के लिए संदेश लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे अवसर हैं, नया वर्ष है, नए अवसर हैं, किस प्रकार से इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है? बस मेरा इस अवसर पर यही संदेश है, प्रत्येक युवा को, प्रत्येक नागरिक को यह ध्यान में रखना है कि 2047 का जो भारत आएगा और विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना होगा, तो यह जवाबदारी मेरे ऊपर ही है। और एक विषय कि हमको प्राचीन विरासत पर गर्व करना है और जो पराधीनता के अवशेष हैं उनसे थोड़ा सा उनको विलोपित भी करना है और एक सामूहिक कर्तव्य बोध के साथ काम करना है, दायित्व बोध के साथ काम करना है और यही संकल्प के साथ अपन को आगे बढ़ना है। जी डॉक्टर अनिल कोठारी, आपसे भी हम संदेश लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं और उनका जो निर्देश भी है कि हम पूरे प्रदेश के एक साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम कृत संकल्पित हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि ये समय भारत का है, भारत के यूथ का है और साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में आप निश्चित मानिए कि हम बहुत ऊंचे पायदान पे हैं। निर्भय होकर जो भी एक नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है उसको लेके यूथ अपना भविष्य गढ़ सकता है और स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, वो रोजगार के क्षेत्र में हो। जी भरत जी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे जो चलते चलते कि ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में भी आपने बीच में बात निकाली थी, तो इसका क्या महत्व है? मतलब पढ़ाई के साथ साथ इन पे भी क्यों जोर देना चाहिए? हमारा जो युवा है पहले एक ह्यूमन बीइंग, हम अच्छे डॉक्टर बन गए, अच्छे इंजीनियर बन गए जी, अच्छे वकील बन गए, उसके पहले एक अच्छे इंसान भी बनना चाहिए। और भारत की तो परंपरा रही है, वो चाहे हम दधीच का उदाहरण लें, महाराज शिवी का उदाहरण लें, वो लोग कल्याण के लिए सर्वस्व निछावर कर दिए हैं। तो इस प्रकार से मानव के प्रति संवेदनाएं, समाज के प्रति अपनत्व का भाव और राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से समर्पण, तो इस ऐसा भाव भी लेकर के हमारे युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। एक मानव के प्रति संवेदनाएं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे अवसर, जो नव वर्ष है, नए अवसर आते रहेंगे, लेकिन इसमें जो हमारे एथिक्स होते हैं, वैल्यूज़, उनको भी हमें हमेशा ध्यान में रखना है। प्रोफेसर भरत शरण सिंह जी और साथ ही साथ डॉक्टर अनिल कोठारी जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आप दोनों का हार्दिक हार्दिक आभार। इसी के साथ दर्शकों, डॉक्टर ईशा राजे तिवारी हेलो दीदी की टीम की नूतन वर्ष की शुभकामनाओं को आप स्वीकारें। आपका ये वर्ष बहुत ही अच्छा बीते, इसी मंगल कामना के साथ लेते हैं आपसे आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार। 1 घंटे कम निकल गए।